गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं शायद पता नहीं, बट यस, वी आर हियर विद द डिस्कशन ऑफ न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर जो कि हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसमें आज हमने कंडक्ट किया था पेपर नंबर 21। और अभी मैं इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि ये पेपर इजी था या हार्ड था, बिकॉज आज पहली बार एक बच्चे ने इसमें फुल स्कोर किया, मतलब 20 आउट ऑफ 20। आज तक अभी तक जितने भी 20 पेपर्स हुए थे उसमें किसी भी बच्चे ने फुल मार्क्स स्कोर नहीं किए थे। हाईएस्ट गया था, कई बार 16 तक तो चला गया था आउट ऑफ 20, बट टुडे वन बॉय हैज गॉट 20 आउट ऑफ 20। तो बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि ऐसे और भी बच्चे आए। कोई जरूरी नहीं कि एक ही बच्चा फुल ला रहा है, और भी बच्चे ला सकते हैं और सेम पेपर में ला सकते हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दैट ग्रुप, बट चलो एनी हाउ, अभी स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि बहुत जल्द और भी बच्चे उस कैटेगरी में आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जब ऑलरेडी एक बच्चे का 20 आउट ऑफ 20 मतलब फुल मार्क्स आ चुके हैं आज के पेपर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ गेस आउट तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा कि आज का पेपर इजी रहा होगा। बट सबके नहीं आए हैं तो ये भी नहीं कहना यकीन से पॉसिबल है कि शायद ये पेपर कुछ लोगों के लिए टफ रहा होगा। तो लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। सपोज कर लेते हैं ये तुम्हारा रेक्टेंगल, इसकी मैं नेमिंग कर रहा हूं ए बी सी डी। तो इसके दो अपोजिट वर्टेक्स तुम्हें दे रखे हैं 13 एंड 51। तो लेट अस अज्यूम ए 13 है और सी तुम्हारा 51 है। अब इसको मैं यहां ज्वाइन कर रहा हूं। तो दिस इज वन ऑफ द डायगोनल्स जिसके दोनों एंड पॉइंट्स एक तरह से तुम्हें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर में। अब क्वेश्चन तुमसे क्या चाह रहा है कि द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन। तो अदर टू वर्टिसेस ऑब्वियस सी बात है दूसरे डायगोनल में लाई करेगा, और उसकी इक्वेशन उसने दे रखी है ax माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और तुम्हें यह बताना है कि वन ऑफ द अदर टू वर्टिसेस कैन बी, मतलब बी और डी में से वन ऑफ द वर्टिसेस इनमें से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो भी एसी का मिड पॉइंट होगा, जो कि मैं यहां पे अभी निकाल रहा हूं ओ पे, वो बीडी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो एसी का मिड पॉइंट अगर मैं देखूं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो ये 3,2 हो गया। और इसको मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये बन जाएगा a इंटू 3 - 2 इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स ए की वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई नेक्स्ट स्टेप में 2। और इससे ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है बीडी की, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब एक बार जब ये बात तुम्हें पता चली गई है, तो इनमें से कौन सा वर्टेक्स इसके ऊपर लाई करेगा, इस डायगोनल के ऊपर लाई करेगा, दैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल वर्टेक्स पॉइंट फॉर बी और डी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को पुट कर लो। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2,0। अगर मैं ये डालता हूं 2 इंटू 2 4 माइनस 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शंस को अगर मैं एक एक करके चेक करूं तो ये नहीं कर रहे होंगे पक्का, मुझे पता है। 1, डालोगे तो ये 2 और ये +2, ये भी तुम्हारा 4 के आसपास आ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी, उससे पता चल जाएगा। अगला मैं डालूंगा 2 इंटू 4 8 -2 6, ये 6 आ रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसका अगला डालूंगा तो 2 इंटू -3 -6 +1, ये -5 आ रहा है। तो अब ये कैसे श्योर करें कि 2,0 है या नहीं। तो 2,0 को अगर मैं वन ऑफ द वर्टेक्स पॉइंट रख रहा हूं, तो 2 और यहां पे लिखेंगे 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4। तो 2,0 और 1,4 इसका एक और वर्टेक्स पॉइंट हो सकता है। तो यहां से हम लोग को यह भी चेक करना है कि डिस्टेंसेस पे प्रॉब्लम ना आए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जब तुम नाप के देखोगे तो इसी से तुम्हारा डिस्टेंस सेम आएगा। तुम यहां चेक कर सकते हो, ये √10 आ रहा है और ये भी तुम्हारा √10 आ रहा है। दूसरा वर्टेक्स पॉइंट लेने पे ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, दैट इज 2,0। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिनको मीडियन, सेंट्रॉइड ये सब मैंने बताया था वो याद हो, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट होता है बाय सेइंग दैट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज कर लेते हैं वो वर्टेक्स है ए, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,1, और इससे जो दो साइड्स निकली है ए बी और ए सी, उनके मिड पॉइंट दे रखे हैं। लेट इट बी डी एंड ई। ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये जो डी है इसके कोऑर्डिनेट है सपोज -1, 2, और ये जो ई है इसके कोऑर्डिनेट है 3,2।
और जैसा कि मैं बता चुका हूं ये मिड पॉइंट है, तो यहां से तुम ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ये हो जाएगा -3, 2 लाने के लिए 3 लिख लो यहाँ पे, -3, 3। और इसको मिड पॉइंट बनाने के लिए तुम्हारा कोऑर्डिनेट होना चाहिए 4 नहीं 5 + 1/2 करने पे 3 आएगा, और यहां पे 3। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, तो वो तुमसे पूछ रहा है कि वंस यू हैव गॉट द ऑल 3 वर्टिसेस, नाउ फाइंड द सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉइड का x1 + x2 + x3 अपॉन में 3। तो हमारा x1 है 1, x2 है -3 और x3 है 3 अपॉन 3। तो ये तुमको दे रहा है 1। अब 1 वाला ऑप्शन यहाँ पे एक ही जगह है, तो मैं इसको श्योर कर तो सकता हूं, लेकिन y निकाल ही लेता हूं। y कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड का y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो यहाँ पे है 1 और ये था हमारा कितना था, ये 3 और 3, तो ये हो गया 1 + 3 + 3 अपॉन में 3, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट इज 7/3। तो सीधा सा बात है, डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। और ये सबको समझ में भी आ गया होगा और सबने किया भी होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमसे एक बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है ये, जिसने भी सर्कल में टेंजेंट का कंसेप्ट मेरे साथ किया उनको पता होगा कि किसी भी पॉइंट से कितने टेंजेंट्स तुम ड्रॉ कर सकते हो फॉर अ गिवन सर्कल, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या हुआ है कि उसने तुमको एक पॉइंट दिया है और एक सर्कल की इक्वेशन दी है, तो सीधा क्या करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सर्कल के इक्वेशन में पुट करके देखो कि सर्कल का जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, या लेस देन 0 आ रहा है। क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 दिखाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, और पॉइंट आउटसाइड होने का मतलब है कि तुम एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुमने सर्कल की इक्वेशन के अंदर पॉइंट पुट किया और सर्कल की इक्वेशन ने 0 वैल्यू दिखा दिया, इसका मतलब पॉइंट P सर्कल के सरकमफ्रेंस में है और वहां से एक ही टेंजेंट होगा। लेकिन अगर पॉइंट पुट करने के बाद तुम्हारे सर्कल की इक्वेशन ने नेगेटिव वैल्यू या लेस देन 0 वैल्यू दिखा दिया, तो इसका मतलब है पॉइंट अंदर होगा, इस केस में कोई टेंजेंट नहीं होगा। सो इस केस में 2, इस केस में 1 और इस केस में 0। तो आप सब कुछ डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो सबसे पहले 9 + 4 -24 + 12 + 9, आई गेस इन सबको ऐड करने के बाद तुम्हारी जो भी वैल्यू आ रही है वो 24 से तो बड़ी है। 9 4 13 34 आ रहा है, तो 34 - 24 इज ग्रेटर देन 0, हेंस योर फर्स्ट केस इज पॉसिबल। तो 2 टेंजेंट होंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फोकल डिस्टेंस होता है पैराबोला के ऊपर रखे हुए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फोकस। तो इसका मैंने तुम लोग को फॉर्मूला दे रखा है, फोकल डिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू x + a। स्पेसिफिकली अगर तुम्हारा पैराबोला इस फॉर्म में है तो y² = 4x है तुम्हारा पैराबोला, जहां से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा दैट इज 1, और फोकल डिस्टेंस हमें दे रखा है 17, दैट मींस x + a = 17। उसमें से a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, तो x कोऑर्डिनेट है 17। अब ये 16, अब ये 16 पुट हो जाएगा पैराबोला के इक्वेशन में टू गेट द y कोऑर्डिनेट। तो 4 × 16 हो गया 64। तो इससे साफ पता चलता है कि y जो है ये 2 वैल्यूज ले सकता है, +-8। तो अब तुमको सिर्फ इतना सर्च करना है कि जहां पे 16,8 और 16,-8 है वही तुम्हारा सही आंसर होगा, बिकॉज दीज आर दोस पॉइंट whose focal distance is 17 for this parabola, और ये अवेलेबल है डी ऑप्शन में। सो डी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फोकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता था। अच्छा, अगेन अ क्वेश्चन विच इज वेरी कंसेप्चुअल। हमने एलिप्स के बारे में पढ़ाई की थी, तब मैंने तुम लोग को बताया था कि एलिप्स जो होता है इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट एनी पॉइंट ऑन एलिप्स व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, तुम कोई भी पॉइंट एलिप्स के ऊपर रख के उनकी दूरी अगर 2 फिक्स्ड पॉइंट से नापते हो और उसको जोड़ते हो तो उसका सम हमेशा इक्वल होता है 2a के। अब यहां पे ये क्वेश्चन है कि ए मैन रनिंग अराउंड ए रेस कोर्स, रेस कोर्स जो होता है वो एलिप्टिकल पाथ में होता है जैसा कि तुम देख रहे हो। तो ही नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। तो साफ साफ सी बात है कि उसने तुमको 2a की वैल्यू दे रखी है 10, जो कि मुझे a की वैल्यू दे देगा 5।
और साथ ही साथ ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग फोकस बोलते हैं, जो कि इस केस में उसने फ्लैग पोस्ट बोला है, उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज गिवन टू यू एज 8 मीटर। दैट मीन्स 2c इक्वल्स टू 8, तो c हो जाएगा तुम्हारा 4। अब अगर तुमको एरिया ऑफ द पाथ चाहिए तो तुमको सबसे पहले एलिप्स का इक्वेशन पता होना चाहिए, जो कि मैं भी नेक्स्ट स्टेप में निकाल ही लूंगा। और ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि किसी भी एलिप्स के लिए एरिया होता है पाई ए बी। तो ए तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुका है, तो पाई इंटू 5। अच्छा, सी ए और बी के बीच में रिलेशन होता है इन एलिप्स, दैट इज सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 5 है, ए स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और यहां से सी की वैल्यू 4 है, तो यहां से बी स्क्वायर निकालने पे ये वैल्यू आ जाएगी 9। दैट मीन्स बी हो गया तुम्हारा 3। इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल सकते थे, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, एरिया चाहिए, तो पाई 5 इंटू 3, तो एरिया हो जाएगा एलिप्स का 15 पाई, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस की बात हमने की हुई है, तो अगर मॉडुलस का डिफिनेशन तुम्हें याद है तो वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास में दो कंडीशंस हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, और एक दिया हुआ है मॉड में जेड अपॉन जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/2, और तुम्हें फाइंड करना है मॉड ऑफ जेड। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग को नहीं पता है तो वी हैव टू टेक द कॉम्प्लेक्स नंबर इन आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैं अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर रहा हूं एक्स प्लस आयोटा वाई, और सबसे पहले इसके अंदर पुट करते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं यहां पे सेपरेट कर दूं तो आई विल बी गेटिंग दिस सिचुएशन। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से अब तुम इसको लिख सकते हो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इनके ऊपर में रूट होता है, लेकिन स्क्वायरिंग करके हम लोग वो रूट हटा सकते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। अब इसको यहां ले आओ तो 8x की वैल्यू 48 हो गई, और x मतलब रियल पार्ट तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिल चुका है 6। अब इसको लेते हुए हमें जाना है इमेजिनरी पार्ट की तलाश में, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो चूंकि अब मुझे x रियल पार्ट पता चल गया है, तो आई विल सिंपली टेक 6 प्लस आयोटा वाई अपॉन 4 प्लस आयोटा वाई, पूरे का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3/2। इसके लिए बन गया 36 प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और इसका हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रूट में, इक्वल्स टू 3/2। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग तुम्हारा 3/2 को चेंज करके 9/4 कर देगा, तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 144 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 3y स्क्वायर। तो एक तरह से देखा जाए तो y जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आ रहा है। तो अगर y 0 आ गया तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको मिल गया ओनली 6 प्लस 0 आयोटा। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इसका आंसर रहेगा 6, एंड दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, बट आई थिंक स्टिल इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जो कि तुम देख सकते हो हमने निकाल लिया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शॉर्टकट है, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइक्लिक फॉर्म में, अब साइक्लिक मैंने पहले ही बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी और सी के सम की वैल्यू अगर 0 है तो इसके रूट्स हमेशा होते हैं 1 एंड c/a। ये बात मैंने क्लास में भी बोली हुई है और हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसकी बात करें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है। सबसे पहले तो थोड़ा सा लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी देखो तो समझ जाओ कि ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी सी का सम निकाल के देख लो, जो कि इस केस में आ रहा है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड इट इज गोइंग टू गिव मी 0। तो रूल के हिसाब से अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, दैट इज 1 एंड c/a। तो 1 तो ठीक है, c/a इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा ca माइनस सी बी अपॉन ए बी माइनस ए सी। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हुए जाओ, क्योंकि हमें फाइनली फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिलेशन या एबीसी आर इन व्हाट। तो यहां से अगर मैं b कॉमन ले लूं तो अगले ही स्टेप में मुझे रिलेशन मिल रहा है
बी के लिए दैट इज 2ac अपॉन a प्लस सी। और ये तो मैंने क्लास में बताया हुआ है कि जब भी ये आ जाए तो समझ जाओ कि एबीसी तीनों के तीनों एचपी में। आई थिंक यही तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एबीसी आर इन, तो ये सही आंसर इसका बन गया सी, दैट ए बी एंड सी आर इन एचपी। मेरे हिसाब से ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था उनके लिए जिन्होंने शॉर्टकट को पढ़ाया। अच्छा, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था, तो वो गलती अभी जानेंगे क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो तुमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है दैट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर में 5 लगा हुआ है। और जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज द फॉर्मूला फॉर 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके भी ऊपर में 5 लगा हुआ है। तो यहां से तुमको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में 10, और यहां से तुमको मिल जाएगा 2y प्लस 10, 2y प्लस 1 पूरे के पावर में 10। अब तुम्हें यह मालूम है कि बाइनोमियल के केस में खुलने के बाद एक ज्यादा टर्म मिलता है एज कंपेयर टू द पावर ऑफ द बाइनोमियल। तो यहां से 11 यहां से भी 11 मिलेंगे, बट जब तुम इसको ओपन करोगे तो 1 यहां से जरूर आएगा और यहां से भी जरूर आएगा। तो ये 11 और 11 मिलके तो 22 हुए, लेकिन जब ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो एक टर्म तुम्हारा कम हो जाएगा, बिकॉज दोस टू 1 व्हेन एडेड विल गिव यू अ सिंगल नेचुरल नंबर। तो ये जो 22 तुम आंसर बोल रहे हो उसकी जगह वो वैल्यू को माइनस करेंगे और तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 21। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बिकॉज ऑफ दिस वन फैक्टर वी आर गेटिंग वन टर्म लेस एज वी हैव थॉट। जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस तरह से हो नहीं रहा है, क्योंकि यहां पे 2 1 बच जाएंगे, एक 1 यहां से बचेगा पहला टर्म और एक 1 यहां से बचेगा। तो जब तुम इसको ऐड करने जाओगे तो ये दोनों तो नेचुरल नंबर है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा आंसर पहले 22 आने वाला था, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 1, वो रिड्यूस होके बन जाएगा 22 माइनस 1 दैट इज 21। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि किसी एपी का p प्लस क्यूएथ टर्म। अच्छा, p प्लस क्यूएथ टर्म क्या होता है? जैसे nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसी तरह से अगर मैं p प्लस क्यूएथ टर्म बोल रहा हूं तो इट विल बी a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐड करना है इसी एपी के p माइनस क्यूएथ टर्म के साथ में, दैट मीन्स इसके साथ ऐड करना है। तो और जब तुम इसको ऐड करोगे तो यहां तो 2a आ गया और यहां d कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 2p माइनस 2, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया। अब पूरे में से 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया a प्लस डी इंटू पी माइनस 1। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि ये जो सम तुमने निकाला है ये इनमें से किसके बराबर है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है दिस इज योर pth टर्म, तो ये 2 टाइम्स इसके है, तो सीधा आंसर होगा ट्वाइस ऑफ द pth टर्म ऑफ द एपी, और इस वजह से इसका आंसर हो जाता है सी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेसिक लेवल का और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको हर वो बच्चा कर सकता था जिसने एपी जीपी एपी ओनली एपी भी अगर पढ़ा है तो उसके लिए वो क्वेश्चन काफी है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड? रिपीटेड क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में आया हुआ। सबसे पहली चीज, एक सर्कल बनाओ। इस सर्कल के अंदर में तुमने एक कॉर्ड बनाना है, लेकिन उसने क्या बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। तुम्हें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, और साथ में यह भी बोला है कि तुम्हारा सर्कल यूनिट सर्कल है। अब देखो, यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो यहां पे तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा ये जो OA है और OB है ये दोनों ही रेडियस होने की वजह से 1 यूनिट के हैं। अब हमें तो कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इसको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और इस एंगल को तो तुम ऑलरेडी थीटा बोल ही चुके हो एज पर द क्वेश्चन। तो जब तुम ये ड्रॉ करोगे तो ये एंगल भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं इन ट्रायंगल OAM साइन थीटा बाई 2, जो कि होता है परपेंडिकुलर, जो कि इस केस में है AM अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि है 1। तो यहां से AM की वैल्यू आ गई साइन थीटा बाई 2। लेकिन ये जो AM तुमने निकाला है दैट इज जस्ट हाफ ऑफ द एंटायर कॉर्ड्स लेंथ, और हमें तो पूरा कॉर्ड चाहिए, तो हम लोग इसको 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? AB इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये ऑप्शन तुमको दिखेगा कहां पे? सी ऑप्शन में, एंड I think this is the correct answer. So with this we come to the end of this particular paper, जिसको so called मैं easy paper कह सकता हूं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है कि पेपर बहुत ही सिंपल था। तो जो बच्चे स्कोर नहीं कर पाए हैं वो प्लीज इन सॉल्यूशंस को ध्यान से देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग एग्जैक्टली, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर में थे। तो मेक श्योर कि कल का पेपर तुम्हारा
अच्छा हो, और जिस बच्चे ने आज स्कोर किया है फुल, उसके लिए एक प्रेशर रहेगा कि वो कल के पेपर में भी स्कोर करे फुल। और जो बच्चे 14, 16, 18 के रेंज में हैं, तो वो डेफिनेटली अपने स्कोर को 20 आउट ऑफ 20 बनाने की कोशिश जरूर करें। तो कल मिलते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट पेपर। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।